उफ, जैसे हकीकत नहीं कोई ख्वाब हो। आप देख रहे हैं नेचर ब्यूटी की सबसे सुंदर ब्राइड को, जिसने बिल्कुल मेकअप नहीं किया है। मीन्स नेचर के साथ कोई छेड़खानी नहीं। और इस मैजिकल दुनिया की सारे रंग कैसे देखने हैं, सारी डिटेल बताने वाली हूँ। आगे आगे देखिए दिखता है क्या। क्या आपने कभी ऐसी दुनिया देखी है जहाँ एक तरफ बर्फीली चट्टान खड़ी हो और दूसरी तरफ उबलता पानी, एक तरफ ग्रीन लैंड और दूसरी तरफ काली मिट्टी, हरियाली का नामो निशान नहीं। एक तरफ ऊंचे ऊंचे वाटरफॉल और दूसरी तरफ बड़े बड़े गड्ढे, बीच में सीप और शंख की जगह पर आइसबर्ग, नदी के किनारे ऐसे जैसे तराशे गए हों। और हर बार मुंह से निकलेगा आहा, नजर न लगे, थू थू थू। ऐसा लगेगा आप बहुत सारी अनोखी और अलग अलग जगह देख रहे हैं। हमने 9 दिनों में पूरे आइसलैंड का चक्कर लगाया था और हर जगह की लोकेशन आपको मैप के थ्रू बताने वाली हूँ। हम कहाँ कहाँ रुके थे और बजट के बारे में भी आगे बात करेंगे। हमने 9 दिनों के लिए कार रेंट पे ली थी और जो ऑनलाइन ही बुक कर दिया था लोटस से। इनके साथ हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था और यहाँ पर इंडियन लाइसेंस भी चलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे पहले हम गोल्डन सर्कल कवर करने वाले हैं और ये है हमारी फर्स्ट प्लेस, हेल्गो फोज। फोज का मीन्स वाटरफॉल और आइसलैंड में फोज की पूरी फौज है, मीन्स ढेर सारे वाटरफॉल्स। ये वाला तो छोटा सा है पर आसपास का पूरा व्यू बहुत सुंदर दिखता है। गोल्डन सर्कल को गोल्डन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं ये एरिया कवर करते हैं, जिसे घूमने के लिए आपको फुल 1 डे चाहिए, जिसमें बहुत सारी प्लेसेस आती हैं। और हमने क्या क्या कवर किया है देखते चलिए। हम पहुँच चुके हैं नेशनल पार्क में और जिसे घूमने के लिए 2 रास्ते हैं, एक तरफ वाटरफॉल है और दूसरी तरफ फील्ड और स्कूबा डाइविंग एरिया। सामने राइट साइड पे आप देख रहे हैं ये अर्थ की 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, मतलब अर्थ की ऊपरी सतह जिसमें बड़ी दरार है और इन्हीं के बीच स्कूबा डाइविंग कराई जाती है। पानी ठंडा और इतना साफ होता है कि 100 मीटर तक आपको क्लियर दिखने वाला है और ये एक्टिविटी आपको प्री बुक करनी होती है। यदि आपको स्विमिंग नहीं आती है तो भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। मुझसे तो मिस हो गई पर आप जाइएगा। बच्चे भी यहाँ के फ्रेश माहौल में एकदम खुश रहते हैं, बिल्कुल बोर नहीं होने वाले। ये पार्क का दूसरा साइड है। यहाँ पर किसी भी जगह जाने के लिए आपको कोई टिकट बाय नहीं करना है, सिर्फ पार्किंग टिकट लेना ज़रूरी है, जिसमें चूकिएगा नहीं क्योंकि पेनल्टी ज़्यादा है। यहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत अच्छी नहीं है और खुद ड्राइव करते हुए घूमने का मज़ा ही अलग है। हम पहुँच चुके हैं जियोथर्मल एरिया में, गाइजर। ये यहाँ की बहुत पॉपुलर प्लेस है जहाँ पर नेचुरल वे में धरती की गर्मी एक सीक्वेंस में बाहर निकलते दिखती है और हर थोड़ी देर में एक धमाका होता है। देखिएगा, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई पर सबसे ऊंचा वाला 70 to 100 फीट तक ऊपर था। आपको एवरी 15 मिनट में एक दिख जाएगा। सेम नहीं पर ऐसी ही एक जगह भारत के छत्तीसगढ़ मेरी नानी के घर के पास स्थित है, ताताब पानी। देखिए, मैं सभी लोकेशन का रेफरेंस रेकियाविक से दे रही हूँ।
पहुंच चुके हैं मोस्ट पावरफुल वाटरफॉल गुलफोज में। बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। पहुंच चुके हैं हम कैरिथ क्रेटर में। जैसा कि आप जानते हैं, आइसलैंड एक वॉल्केनिक रीजन में आता है और यहाँ पर ज्वालामुखी फटती ही रहती हैं और ये 3000 साल पुराना है। ठंडा हो चुका है और खूबसूरत भी। इसी के साथ हमारा गोल्डन सर्कल और डे 1 कंप्लीट होता है। हम रुके थे रेक्याविक के पास एक हॉस्टल में। हॉस्टल काफ़ी साफ और कंफर्टेबल था। घबराइए नहीं, फैमिली रूम सेपरेट होते हैं। ओनली किचन एंड टॉयलेट कॉमन था, वो भी बिल्कुल साफ। यदि आपको बजट में प्लान करना है तो आपको आइसलैंड में हॉस्टल में ही रुकना चाहिए। यहाँ का रश टाइम जून टू अगस्त होता है तो हॉस्टल मिलना कठिन हो जाएगा, इसलिए आप 3-4 महीने पहले फ्री कैंसिलेशन वाला बुक कीजिए और बाद में चेंज करते रहिए अपने प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आइसलैंड बहुत महंगा है और आप अगर कोई एक्टिविटी करते हैं तो आपका बजट बिगड़ जाएगा। इसीलिए प्री प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। ये पूरा एरिया हमारे हॉस्टल के बाहर का था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहुंच चुके हैं हम एक और ज्वालामुखी क्षेत्र में, जहां पर है लावा केव। लावा केव ज्वालामुखी फटने के बाद उसी की लावा से ही बनता है। यहाँ हवा की रफ्तार कभी भी बहुत तेज़ हो जाती है और ज़्यादा देर इस हवा में टिक पाना मुश्किल हो जाता है। हम लास्ट अगस्त में आए थे और ठंड से ज़्यादा तेज़ हवा और बारिश ने परेशान किया था। यहाँ जब तेज़ हवा के साथ बारिश आती है तो आपके जैकेट के जिप से भी पानी अंदर चला जाता है, तो आपकी जैकेट, शूज़, पैंट्स सब फुल वाटरप्रूफ होने चाहिए। ये पूरा एरिया ठंडे मैग्मा से भरा हुआ है जो ज्वालामुखी से निकली थी और इसमें अब घास निकल गई है। ये एक केव है जिसे खुद लावा ने बनाया है। चारों तरफ की सतह ठंडी हो गई और बीच का लावा बह गया, जिससे ये एक ट्यूब सा बन गया। और आइसलैंड में ऐसी बहुत सारी केव हैं और कुछ बड़ी केव के गाइडेड टूर भी होते हैं और ये एक्टिविटी आपको प्री बुक करनी होगी। आज का मौसम थोड़ा तूफानी है, पर हमारा रास्ता सुंदर तो होगा पर कठिन भी। रास्ते में जो जो चीज़ें हमें दिखती हैं हम दिखाते चलते हैं। रास्ते कठिन है तो क्या, हौसले गुनगुनाते हैं। मुश्किलों के बीच भी हम जिंदगी जी जाते हैं। पहुंच चुके हैं हम एक और जियोथर्मल एरिया में और बारिश की वजह से पूरा घूमना मुश्किल है। हम थिन रेनकोट लेके गए थे जो यहाँ बिल्कुल काम नहीं आते हैं। रास्ते में हमें लावा टनल मिला जिसकी टिकट होती है और प्री बुक करना होता है। हम पहुंच चुके हैं एक छोटे से विलेज में जहां पर हम रुके हैं। हम जा रहे हैं हॉट स्प्रिंग रिवर में, जो कि बिल्कुल फ्री है और बेहतरीन एक्सपीरियंस होने वाला है। केवल आपको पार्किंग पे करनी है।
पूरे आइसलैंड में पार्किंग पे करने के लिए आप पार्का ऐप भी यूज़ कर सकते हैं, जो काफ़ी कंफर्टेबल है। हम बच्चों को अपार्टमेंट छोड़ कर आए थे और सोचा था 2 घंटे में वापस चले जाएंगे, बट यहाँ आके पता चला कि आपको पार्किंग से डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए 2 घंटा वॉक करना है। मौसम खराब हो रहा था और रास्ता कठिन होता जा रहा था, लेकिन वो कहावत है ना, कड़ी मेहनत का मीठा फल, वही मिलने वाला था। फॉग की वजह से वीडियो बनाना टफ हो गया था। रास्ता कठिन है पर बहुत सुंदर है। फाइनली थोड़ा और करके हम पहुंच ही गए। आप जितना ऊपर जाओगे टेम्परेचर उतना ज़्यादा मिलेगा और आप अपना सूटेबल टेम्परेचर चूज़ करके उस एरिया में रह सकते हैं। मौसम एकदम ठंडा और पानी एकदम गर्म। हमने बहुत एंजॉय किया, सच में बहुत मज़ा आया। यहाँ आने के बाद आपको किसी लगून की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ सेकेंड डे फिनिश और हम रुके थे यहाँ हॉस्टल और अपार्टमेंट दोनों हैं और हमने अपार्टमेंट बुक किया था। हम आगे बढ़ने के साथ साथ अपना अकोमोडेशन चेंज कर रहे थे, जिससे हमें बैक ड्राइविंग ना करनी पड़े। पर आप अगर चाहें तो रहने के लिए रेक्याविक, विक और नॉर्थ का एक पॉइंट, ये 3 जगह चूज़ कर सकते हैं। थर्ड डे का फर्स्ट स्टॉप आ चुका है, ब्यूटीफुल फोज। ये जितना दिख रहा है रियल में ये इससे बहुत ज़्यादा बड़ा लगेगा। हमारे सेमी वाटरप्रूफ और विंटर जैकेट किसी काम के नहीं हैं यहाँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको रेन कोट की यहीं पड़ने वाली है। हम पूरे भीग चुके थे लेकिन बहुत एंजॉय किया। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही एक दूसरा फोर्स है जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं बार बार फुल वाटरप्रूफ क्लॉथ की बात क्यों कर रही हूँ। हम 3 डेज़ विक के इस हॉस्टल में रुकने वाले हैं, जिसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। थोड़ा पुराने जैसा है बट साफ़ सुथरा। एक छोटी सी प्रॉब्लम, यहाँ पर किचन नहीं है बट ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। हॉस्टल के बिल्कुल पास में ये एक बहुत बेहतरीन पोज है जिसे आप हर इंस्टाग्राम और रील पे देखते हैं। है ना बहुत सुंदर? चलिए ऊपर से भी देखेंगे।
यहाँ फूड बहुत कॉस्टली है और आपको आपका टेस्ट भी नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले किचन वाला ऑप्शन ट्राई कीजिएगा। इंडियन मसाले रेडी टू ईट अपने साथ रखिए, बाकी सारी चीज़ें यहाँ के सुपरमार्केट से मिल जाती हैं और अच्छे प्राइस में। बोनस और क्रोनम 2 फेमस स्टोर हैं। पहुँच चुके हैं हम हॉट स्प्रिंग पूल में। लास्ट नाइट हम बच्चों को लेकर नहीं गए थे, सो आज बच्चों का टर्न था। पार्किंग से आधे घंटे का वॉक है, लेकिन रास्ता बनाया हुआ नहीं है। चारों तरफ फ्रेश ग्रीन वैली, झरना, नदी रास्ते को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। ये पुल 1923 में बच्चों के लिए बनाया गया था और ये उस ज़माने का सबसे बड़ा और सुंदर जगह पर बनाया हुआ पुल था। नेचुरल हॉट वाटर में बच्चों को तैरकर बहुत मज़ा आया, बट आप ये साइड में चेंजिंग रूम देख रहे हैं, ये काफ़ी गंदा है और इसीलिए यहाँ की रेटिंग ख़राब की गई है। इसी के साथ हमारा 3rd डे फिनिश होता है। आज हम ग्लेशियर देखने जा रहे हैं। आप चाहें तो ग्लेशियर हाइकिंग टूर भी बुक कर सकते हैं, जिसे आपको प्री बुक करना होगा और जिसमें आपको ग्लेशियर के ऊपर वॉक कराया जाता है। आपको बर्फ़ के साथ जो ब्लैक सा टेक्सचर नज़र आ रहा है, वो असल में ज्वालामुखी से फटने के बाद ब्लैक ऐश है, उसकी राख, जो धीरे धीरे अपने समय के साथ जमते जमते कई लेयर बनाती है। पहुंच चुके हम ऐसी प्लेस जो इंडियन को बहुत पसंद है, क्योंकि शाहरुख खान के सॉन्ग गेरुआ की शूटिंग यहाँ पर हुई थी। पार्किंग से यहाँ तक आने के लिए आपको 1 घंटे का वॉक करना होगा या फिर बस लेके भी आ सकते हैं, जिसकी टिकट आपको बस में ही मिल जाएगी। 1973 में ये प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें किसी भी मेंबर की मौत नहीं हुई थी और प्लेन हटाना खर्चीला था, इसीलिए उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया और आज ये एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। बिकॉज दिल से है निकली ये दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ, रांझे के दिल से है दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ। पहुंच चुके हैं हम ऐसी प्लेस पे जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे यहाँ पर एकदम ऐसा फील आ रहा था जैसे मैं भगवान के घर आई हूँ।
भीड़ भाड़ से हट के बिल्कुल शांत जगह थी और हमारे हॉस्टल के बिल्कुल पास। मन जैसे सुकून सा भर गया था। और उसी रास्ते में ही ये म्यूज़ियम था जिसे हमने अंदर से नहीं बाहर से देखा था। हमने आज ही काटला आइस केव का टूर बुक किया है। इसके लिए हमें विक तक जाना है और वहाँ से वो अपनी कार में हमें लेके जाएंगी, क्योंकि यहाँ नॉर्मल कार नहीं पहुँच सकती। ऐसी जाइंट कारें मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये जगह जैसे हम किसी और ही प्लैनेट में हों, जैसे चांद पे आ गए हों। यहाँ पर करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी, बट मैं इसके बारे में कहूँगी आपको केव देखने जाना चाहिए, ये वर्थ है। बट हाँ, छोटे बच्चे अलाउड नहीं हैं। मौसम ने हमारे टूर को कुछ अलग ही बना दिया था। इतना हटके और इतना अलग एक्सपीरियंस था, मैं आपको बता नहीं सकती। जिस जगह पे मैं चल रही हूँ असल में वो बर्फ़ ही है और वॉल्केनो डस्ट के कारण ब्लैक दिख रहा है, और इसीलिए हमें शूज़ सोल दिए गए हैं जिससे हम फिसल के गिर ना जाएं। पहाड़ियों पे जो ब्लैक और वाइट सी लेयर नज़र आ रही है वो सालों से बनती आ रही हैं। मीन्स स्नो वॉल्केनो, स्नो वॉल्केनो। तो इतने सालों में ऐसी बन गई हैं। काटला एक एक्टिव वॉल्केनो है जो ग्लेशियर के नीचे छुपा हुआ है, और वॉल्केनो हीट और ग्लेशियर की बर्फ़ से मिलके ही ये सुंदर केव बनता है। अजीब कॉम्बिनेशन है ना, अंदर से इतना गर्म और बाहर से बर्फीला। इसे ही कहते हैं नेचर। ये पल मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा। और इसी के साथ आज का दिन ख़त्म होता है। अगले दिन सुबह मेरा तीज का व्रत था। ये फेस्टिवल मैरिड वुमेन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने यहीं के सैंड से एक शिवलिंग और बनाई थी और इसी ब्लैक सैंड बीच में प्रवाहित करने वाली हूँ। यहाँ की लहरें काफ़ी ऊंची ऊंची उठ रही थी। उस दिन रेड अलर्ट भी था। मैं सोच रही थी कि फास्ट कैसे रहूँगी, पर भगवान जी ने सुन ली और दिन अच्छा गया। सच में बीच बहुत सुंदर था, ऐसा लगेगा कि 2-3 घंटा आराम से बैठ जाऊँ। बट समय कहाँ था, हमें तो आगे बढ़ना था। चलिए चलते चलते एक और ज़रूरी बात बताती हूँ। यदि आपको अपना बजट थोड़ा और कम करना है तो आप कैंपर वैन या मोटर होम बुक कर सकते हैं, यानी कार और रहना दोनों एक साथ। बट अपने अकोमोडेशन के साथ कंपेयर कर लीजिएगा।
लेकिन यदि आपके साथ बच्चे हैं तो कंफर्टेबल हॉस्टल ही रहेगा। तो लीजिए, हम अपनी मंजिल पहुंच चुके हैं, विक का फेमस चर्च, और यहाँ से विक बहुत सुंदर दिखता है। हमने हवाओं के साथ गेम भी खेला। देखिए, वहाँ शूट चल रहा है। बेस्ट प्लेस चूज़ की है। हमें आज काफ़ी लंबा ड्राइव करना है। पूरा ग्लेशियर क्रॉस करके हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे और सुंदर सुंदर जगह दूर से ही दिखाएंगे चलते चलते। देखिए, बहुत दूर तक प्लेन ब्लैक और एकदम सीधा। देखिए, ग्लेशियर दिखने लगा है। काफ़ी दूर तक हमारे साथ चला। उस दिन एकदम डार्क रेनबो बना था, और इतना डार्क रेनबो मैंने शायद देखा हो कभी, याद नहीं है। पहुंच चुके हैं हम ग्लेशियर से बनी एक सुंदर सी झील में, जहां पर तैरते हैं बड़े बड़े आइसबर्ग्स, जिसे पास से घूमने के लिए आपको टायर वाली बोट यूज़ करनी होगी। हमने बुकिंग ऑनलाइन कर ली थी अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से। यहाँ से ग्लेशियर बहुत साफ दिखाई देता है, पर क्लाउड की वजह से हम देख नहीं पा रहे हैं। ये आइसबर्ग जितने आपको बाहर दिख रहे हैं, एक्चुअली केवल ये 10% है। मीन्स 90% बड़े ये नीचे पानी के अंदर हैं, और बोट जब पास जाती है तो हमें दिखाई भी देते हैं। बोट में गाइड आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। इन्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। और इसी जगह पर सड़क की दूसरी तरफ है डायमंड बीच। ये ग्लेशियर के ही टुकड़े हैं जो समंदर में मिक्स होकर बीच में फैल जाते हैं और इस बीच को बिल्कुल अनोखा बना देते हैं। बर्फ का ये टुकड़ा इतना अनोखा और जालीदार कैसे बना पता है? यहाँ की रेत, हवा और नमकीन पानी की वजह से। और इन्हीं टुकड़ों पे जब सूरज की किरण पड़ती है तो ये डायमंड की तरह चमकते हैं। और यहाँ पर हमारा 5th डे कंप्लीट होता है। यदि आप कम दिन के लिए आना चाहते हैं तो यहाँ तक की जर्नी ज़रूर कवर कीजिए। अब आगे चलते हैं। हम रुके थे एक छोटे से विलेज के सुंदर से हॉस्टल में। चलिए दिखाती हूँ। नो डाउट बहुत अच्छा था। कॉमन किचन बाथरूम एकदम क्लीन और सेपरेट बेडरूम। आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, बहुत सुंदर जगह पे भी था। हम केवल 1 नाइट के लिए रुके थे, पर मन कह रहा था थोड़ा और रुकना चाहिए था। चलिए, सफ़र लंबा है, बातें करते करते चलते हैं। आइसलैंड को आप दोनों सीज़न में अलग अलग देख सकते हैं। जैसे सितंबर टू मार्च नॉर्दर्न लाइट अच्छे से दिखना चालू हो जाती है। इसके अलावा क्रिस्टल आइस केव, ग्लेशियर हाइकिंग और छोटी छोटी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। जून टू अगस्त यहाँ का सीज़न होता है, जो कंफर्टेबल और ब्यूटीफुल दोनों होता है।
हम यहाँ लास्ट अगस्त में आए थे, सो बारिश काफ़ी हो रही थी और कुछ कुछ नदियों का पानी भी गंदा था। पर एक फ़ायदा हो सकता है, हमारी तरह एक दिन अगर मौसम साफ़ मिल जाए तो आपको नॉर्दर्न लाइट भी दिख सकती है। उस हिसाब से यदि आपको समर का मज़ा और विंटर का नॉर्दर्न लाइट दोनों चाहिए तो लास्ट अगस्त टू सितंबर बेस्ट टाइम है। लेकिन मैं कहूँगी सितंबर बेस्ट टाइम है, बिकॉज स्कूल खुल जाते हैं और यहाँ के सारे अकोमोडेशन के प्राइस घट जाते हैं। मतलब आपको बेटर प्राइस मिल सकता है। मतलब आपकी सारी उंगलियाँ घी में। कैसे? नॉर्दर्न लाइट समर एक्टिविटी बजट के साथ। लेकिन यदि आपकी प्रायोरिटी नॉर्दर्न लाइट नहीं है तो मंथ में भी अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आप बजट में प्लान कर सकते हैं। रास्ते में जितने भी व्यू पॉइंट्स पड़े आपको दिखाते चल रही हूँ। पहुँच चुके हैं हम सुंदर से कैनियन में, और जिसे बनाया है हमारे नेचर कारीगर ने। क्यों लग रहा है ना जैसे किसी राजा ने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने किले के बाहर बनाया होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्वालामुखी की लावा जब वो धीरे धीरे ठंडी होती है तो सिकुड़ने लगती है, और सिकुड़ते हुए वो एक हेक्सागोन पैटर्न बनाती है, और हेक्सागोन पैटर्न धीरे धीरे एक सॉलिड ब्लॉक के जैसा बन जाता है, और उसी की वजह से बना है ये सुंदर सा कैनियन। आगे बढ़ते बढ़ते रास्ते में ऐसी जगह देखी जहां आपका मन ठहर सा जाएगा। पहुंच चुके हैं हम गोथा फॉल्स में, जिसका मतलब है वाटरफॉल ऑफ द गॉड। नाम सुनने से ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा फॉल होगा, पर इसके पीछे की कहानी कुछ और है। पुराने समय में नेताओं ने जब क्रिश्चियनिटी को अपनाया था, तब उन्होंने पुराने देवताओं की मूर्तियां इसी नदियों में प्रवाहित की थीं। थोड़ा सा चेंज और डिफरेंट एक्सपीरियंस के लिए आज हम रुके हैं एक मोटर होम में। लकीली मौसम बिल्कुल साफ है और इस जगह पर रुकने का फायदा होने वाला है, क्योंकि रात को दिखने वाला है अरोरा। आपको भी दिखाएंगे, थोड़ा ठहरिए। बच्चों ने तो ये जगह बहुत एंजॉय की। फर्स्ट टाइम किसी मोटर होम में रुके थे। अच्छा खासा स्पेशियस था। इंटीरियर देख के लग रहा है काफ़ी पुरानी है, इसीलिए शायद इसे रहने के लिए रख दिया गया है, और आसपास बहुत सारी हैं ऐसी, तो रात को डर नहीं लगने वाला, और सारी सुविधा भी है। हीटर भी मेंटेन करके रखते हैं। यदि आप चाहें तो ऐसे ही मोटर होम को बुक करके आप पूरा आइसलैंड आराम से घूम सकते हैं। बस पार्किंग एरिया पहले ही बुक करना होगा। सो रात हो गई है और अरोरा दिखने लगा है। मैंने अपने बेड पे लेटे लेटे विंडो से ही मिडनाइट तक अरोरा एंजॉय किया, हॉट बेड के साथ। शायद ही किसी ने नॉर्दर्न लाइट एंजॉय की होगी। बहुत मज़ा आया। अगले दिन सुबह हम व्हेल वॉचिंग के लिए निकल गए। हमने बुकिंग 3-4 घंटे पहले ही की। बहुत सारे ऑप्शन दिखाएंगे आपको, जो भी कंफर्टेबल लोकेशन लगे और प्राइस, उसको आप चूज़ कर सकते हैं। इस टूर से मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई थी, काफ़ी एक्सपेंसिव भी था। तो मैंने सोचा था कि जैसे टीवी में दिखाते हैं
वेल हमारी बोट के बाजू बाजू से चलेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। दूर दूर दिखती थी और टेल दिखती थी थोड़ी सी, और वो अंदर चली जाती थी। सिर्फ एक बार ही पास से देखी थी। सो ये पूरा आपके लक के ऊपर है। सो आप बहुत मन बनाकर मत जाना, और बहुत मन ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। रास्ते में हमें कुछ व्यू पॉइंट्स दिखे जिसे हम कवर करते हुए आगे चलते गए। ये यहाँ का मीडियम साइज टाउन है और काफ़ी वेल मेंटेन है, और इनकी वेलनेस नज़र भी आ रही है। ये एक पर्सनल प्रॉपर्टी है जिन्होंने विजिटर के लिए अपना गार्डन ओपन किया है। क्या खूब सजाया है। हर एक स्टोरी के कैरेक्टर यहाँ नज़र आ जाएंगे। स्नो वाइट, सिंड्रेला, रेड राइडिंग हुड एंड मैनी मोर। ये घर आर्टिस्ट रेन हल्दोरसन का ही है, जिन्होंने अपने हाथों से ये सारी मूर्तियाँ बनाई हैं। ये गार्डन समर में ओपन होता है और बिल्कुल फ्री है। अपने वेस्ट मटेरियल का कैसे यूज़ करना है देखिए। बच्चे तो काफ़ी खुश हो गए। उन्हें इतनी सारी स्टोरी के कैरेक्टर्स एक साथ दिख गए। समर में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। डे टाइम लंबा होता है, जल्दी रात नहीं होगी, आपका सफ़र बहुत अच्छा रहेगा। पहुंच चुके हैं हम अपने लास्ट अकोमोडेशन में। हमने लगभग सारी बुकिंग booking.com से ही की थी, और ये ओल्ड क्रेटर के बिल्कुल पास में है। चलिए इसकी छोटी सी झलक दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे का ऐसा पड़ा है। नेक्स्ट डे हम पहुंच चुके हैं एक और बहुत सुंदर सी जगह, एकदम फेरी टेल जैसा। देखकर ऐसा मन करेगा जैसे यहीं पर एक प्यारा सा छोटा सा घर हो, बड़ी सी विंडो हो, और जिसमें ये माउंटेन और फॉल दिख रहा हो। है ना खूबसूरत सपना। यहाँ डेस्टिनेशन के साथ साथ रास्ते भी बहुत खूबसूरत हैं, और इतनी सारी एक्टिविटी और प्लेस है कि 10 दिन में आप सब कुछ कवर कर लें, बड़ा मुश्किल है। सो आपको लिस्ट बनानी होगी अपनी प्लेस और अपनी चॉइस की एक्टिविटी की।
पहुंच चुके हैं हम एक बीच में जहां पर सील्स दिखती हैं, जिन्हें छेड़ना, आवाज़ लगाना, खिलाना और टच करना मना है। सील को देख के याद आया कि हमने यहाँ की फेमस पफिन बर्ड को तो देखा ही नहीं, क्योंकि मिड ऑफ अगस्त से ये वापस ओशन की तरफ जाने लगती हैं, तो बहुत कम मात्रा में लास्ट तक दिखती हैं और इनको दिखाने के बहुत सारे टूर भी चलते हैं। पहुंच चुके हैं हम एक और क्रेटर में और ऊपर से पूरा चक्कर लगाने वाले हैं। यहाँ की आप ज़मीन देख रहे हैं, ये फंगस जैसी लग रही है। मैंने टच किया तो ये फ्लफ़ी फंगस जैसा था, बट असल में ये एक पौधा है, मतलब घास कह सकते हैं, जिसका नाम है मॉस लाइफ। और यहाँ पर ये पूरे में फैली हुई है, क्योंकि ये एक लावा फील्ड में ही उगती है और इसे मौसम ठंडा चाहिए। मीन्स इन्हें दो डिफरेंट कंडीशन के कॉम्बिनेशन चाहिए, है ना अनोखा। ऊपर से ये पूरा एरिया बहुत सुंदर दिखता है और वो दूर देख रहे हैं, वो हमारा अपार्टमेंट है। मुझसे पहले ही सावी ने फुल राउंड कवर कर लिया। अगले दिन सुबह हम पहुंच चुके हैं क्रोमा बाथ में, क्योंकि स्नान यहीं करना है। ये यूरोप का सबसे ज़्यादा पावरफुल हॉट स्प्रिंग है, टेम्परेचर अराउंड 100 सी। वैसे यहाँ के ब्लू लगून, स्काई लगून बहुत फेमस हैं और लग्जरी वाइब भी देते हैं, बट उनके अलावा जो आपके बजट का भी ध्यान रखे वो है क्रोमा। यदि आप रश टाइम पे जा रहे हैं तो ही एडवांस बुकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अपना टॉवेल अपने साथ ले जाइएगा, अदरवाइज़ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। यहाँ पर 5 डिफरेंट टाइप के पूल्स हैं, जिसमें अलग अलग टेम्परेचर का पानी है। पानी बिल्कुल नेचुरल मिनरल से भरा हुआ है, नो केमिकल और कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग है। यहाँ 2 अलग अलग जियोथर्मल स्टीम बाथ भी है और एक पूल एकदम ठंडे पानी से भरा हुआ। कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन के लिए ये अच्छा है। और ये रिलैक्सिंग रूम। आज हमारा लास्ट डे है और हम जा रहे हैं रेक्याविक। रास्ते में ये टनल पड़ी है जो हमें समंदर के नीचे से लेके जा रही है। सो आज हमारा आइसलैंड का फुल राउंड कंप्लीट हुआ। हमने केटलाविक एयरपोर्ट से स्टार्ट किया था। आज हमें अपनी कार वापस देनी है और वो हमें एयरपोर्ट से पिकअप और ड्रॉप की सुविधा देते हैं, तो कोई चिंता नहीं। सो लास्ट तक घूमेंगे। हम पहुंच चुके हैं यहाँ के लैंडमार्क आइकॉनिक चर्च में। यहाँ का डिज़ाइन बिल्कुल अलग है, जो इंस्पायर्ड है लावा कॉलम से, जो हमने यहाँ बहुत सारी जगह देखी। ये शहर भी बहुत सुंदर और कलरफुल है। ये यहाँ की फेमस रेनबो स्ट्रीट है। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत चहल पहल वाला है। यहाँ हैं बहुत सारे टूरिस्ट शॉप, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर सोवेनिर्स भी मिलते हैं। ये है यहाँ की फेमस बिल्डिंग, जिसका शेप हनीकॉम्ब जैसा है। इसमें ओपेरा, ऑर्केस्ट्रा, एग्जीबिशंस होते हैं। आप इसे अंदर से भी देख सकते हैं। लास्ट में हम एक्टिव वॉल्केनिक एरिया गए थे। बहुत ज़्यादा चलने के बाद भी हम नहीं देख पाए, क्योंकि उस समय लावा फुल एक्टिव नहीं था। पर हमने ज़मीन पे फैली हुई गर्म लावा देखी। हमेशा की तरह कोशिश की है कि आपकी मदद कर सकूं और आप मेरी कीजिएगा ये वीडियो शेयर करके। और कुछ भूल की हो तो माफ़ कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।